हेलो एवरीवन। सो अब हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट वाटर रिसोर्स इंडिया। इसमें हम जो मेन एम्फेसिस रखेंगे दैट वुड बी रिलेटेड टू द रिसोर्स अवेलेबिलिटी इन इंडिया, राइट। देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस issues, जिसमें environmental pollution is one of the main discussion. Then we'll discuss a bit about the water stress. What is the water stress? How do we define water stress? और इंडिया में वाटर पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी कितना है, और उसके बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे वाटर स्ट्रेस इंडिया में क्या है, कैसे हैं। देन ऑफ कोर्स द कंजर्वेशन, जो आप लोग राइट इम्पॉर्टेंट है। वाटर कंजर्वेशन की कुछ टेक्निक्स हम बताएंगे, कुछ आप पढ़ सकते हैं। यू विल बी हैविंग सो मच ऑफ मटेरियल विद यू, राइट। हम इसमें कवर करेंगे प्लस द कंपोजिट वाटर इंडेक्स और विल बी डिस्कसिंग सम स्कीम्स टुवर्ड्स द एंड, जैसे भूजल योजना है, अटल भूजल योजना है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव टू एनहांस वाटर एफिशिएंसी वाटर पॉलिसी में। सो ये सब टॉपिक्स रहेंगे इस डिस्कशन में, एंड यू विल बी हैविंग एनफ मटेरियल, एम्पल मटेरियल इन फैक्ट टू कवर अप ऑल द टॉपिक्स। और जितना भी आपको दिया जाएगा मैटर काफ़ी होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगा आपको, आपके पास क्वेश्चन हैंडल करने के लिए, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, समझ जाएंगे आपकी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। और अगर मैं अभी भी आपको लिखने के लिए बताऊं कि गो एंड राइट वाटर कंजर्वेशन और वाटर के बारे में कैसे लिखते हैं, यू विल राइट इट, आई एम श्योर, बिकॉज वी ऑल नो दैट। बट अब हमें उसको थोड़ा सा एनहेंस करना है, राइट। वी नीड टू एनहेंस द नॉलेज बेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द वाटर, एंड फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग द वाटर सरफेस एरिया। नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल। याद रखो इस पॉइंट को, that India has 4% of world's water resources, और mainly water resources कौन से होते हैं? Surface water resources, right, and ground water resources. Mainly these are surface water resources and ground water resources. So in this 2.8% of the area, 4% is the water resource. तो यहाँ समझ में आएगा कि बहुत कम है, because look at the population of India, 17% of world population, and how much water is there? Just 4% of total water resources. तो ये पॉइंट ही काफ़ी है ये समझने के लिए कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं। हमारे पास जितना पानी है इंडिया में, फ्रेश वाटर रिसोर्स, वो बहुत कम है अगर हम कंपेयर करें पॉपुलेशन को। Obviously some regions are water surplus, at the same time some regions are water deficit. कुछ एरियाज़ हैं इंडिया में जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होता है, सरफेस वाटर जो है वो ज़्यादा है, सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, फ्लड्स होंगे। और कुछ एरियाज़ में बिल्कुल सूखा पड़ा रहेगा, ड्रॉट है, वाटर स्ट्रेस एरियाज़ हैं। बट व्हाट हैज़ हैपेंड इन द रिसेंट पास्ट इज़ दैट चूँकि हमारा सरफेस रन ऑफ बहुत ज़्यादा है, द वाटर वेस्टेज इज़ वेरी हाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ ऑन अ वेरी वेरी लो स्केल। तो उसकी वजह से जो हमारा सरफेस रन ऑफ है वो बहुत ज़्यादा है, एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर द प्रॉब्लम, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर द वाटर स्ट्रेस। ये कुछ एरियाज जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, ड्रायर एरियाज हैं, उनमें वाटर स्ट्रेस है, और वाटर स्ट्रेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और अनफॉर्चुनेटली नंबर ऑफ वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्रीजिंग। कुछ एरियाज ऐसे बनते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट हर स्टेट में अब ये कंडीशन है कि वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज हैं, राइट। इन्हीं चीज़ों पर वील हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी, क्या नेचर ने हमें कम बारिश दिया है? लाइक डज इंडिया रिसीव लेसर रेनफॉल? तो अगर हम एवरेज रेनफॉल इंडिया का देखें तो 117 सेंटीमीटर या 1170 मिलीमीटर्स पर ईयर, राइट। आई विल राइट इन 117 सेंटीमीटर्स फॉर्म। ये 117 सेंटीमीटर्स is a very huge, very high in case of for a tropical country. तो ये कम बारिश नहीं है, it's a good enough rainfall, right? You can multiply this to the area of India, you will understand it's a huge rainfall. And how much do we get? Around 4,000 billion cubic kilometers or cubic meters, right? What we get here is, right, rainfall is around India 4,000
बिलियन क्यूबिक मीटर्स। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। दैट मीन्स इट्स अ वेरी हैवी रेनफॉल, काफ़ी पानी है। अब इसको थोड़ा हम और डिटेल में देखेंगे, लेकिन अवेलेबिलिटी क्या है? द अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस वाटर एंड रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर इज 1869। देखो गैप कितना है, अवेलेबिलिटी कितना है? 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स एंड हाउ मच वी गेट इज 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। 4000 में से 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हमें मिल पा रहा है। बाकी का पानी जो है दैट्स वेस्टेज, रन ऑफ है, जिसको हम टैप नहीं कर पाते हैं। राइट, दैट इज द प्रॉब्लम। राइट, इफ यू सी फर्दर, out of this only 60% can be of beneficial use, thus utilizable water in India is just around 11। ये दूसरा पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज दैट? 1869 में से यूटिलाइजेबल वाटर कितना है? यूटिलाइजेबल वाटर जिसको हम फाइनली यूज कर सकते हैं, इट्स 1122 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। डोंट वरी अबाउट द यूनिट्स। आप अगर ये वैल्यूज याद रखेंगे तो यूनिट्स चाहे वो किलोमीटर्स हो या फिर मीटर्स हो तो वी कैन एडजस्ट इजीली। सो 1869 में से 1122 बिलियन क्यूबिक मीटर इज अवर यूटिलाइजेबल वाटर। बाकी जो गैप है, the rest of this is wasted again. Why wasted? Because of pollution, because of salinization, because of acidification, because of pesticide content in it, because of detergents and other factors, industrial waste into it. तो वो वाटर है जो हमारे पास हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजंस। One is the wastage, right? Another is that industrial pollution and so on. अब acidification हो रहा है, rather pesticides हम छिड़क रहे हैं agriculture fields में, तो वो कहीं ना कहीं पानी में चला जा रहा है and cannot be utilized। और सिर्फ 1122 can be utilized, जिसमें से कुछ ग्राउंड वाटर है और कुछ सरफेस वाटर है। So how much are we actually using? The utilize जिसको हम यूज कर सकते हैं, 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स जो हमारे पास पानी अवेलेबल है एक साल में, वो तो हम यूज नहीं कर सकते पूरा, बिकॉज इवेपोरेशन भी है, एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स, रन ऑफ है, इरोजन्स हैं, डिपोजिशंस हैं, ये जो नेचुरल एक्टिविटीज ऑफ बैलेंस है दैट इज देयर। बट स्टिल वी कैन यूज दैट यूटिलाइजेबल वाटर जो हमारे पास रहता है, वो 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है, 1869। But how much are we finally getting is just 1122 billion cubic meters. 60% is used, rest is wasted. तो यहां से समझ में आना चाहिए, जब हम सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, कंजर्वेशन पढ़ते हैं, तो यहां पर एक कंजर्वेशन आपको समझ में आना चाहिए यहीं पर कि क्या किया जा सकता है टू हैव दिस टू हैव द कंजर्वेशन, टू हैव मोर वाटर। तो हमारे पास 4 हैं, वेल ये बताने की ज़रूरत नहीं है, यू शुड नो दैट सरफेस वाटर, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, टैंक्स हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस। नाउ ये जो हमारा 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, उस पर अगर हम चलें, राइट, 690 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर इज सरफेस वाटर, राइट, सरफेस वाटर, और बाकी का जो है दैट इज द ग्राउंड वाटर, राइट। 90% एनीवेज हिमालयन वाला बाद में देखेंगे। सो 1869 जो हमारे पास पानी आ रहा है, जो यूटिलाइजेबल वाटर है, 37% इज द सरफेस वाटर, राइट, सरफेस वाटर। लेकिन अब देखो, हिमालयन रिवर्स का फ्लो इतना ज्यादा है दैट टैपिंग दिस रिसोर्स इज वेरी डिफिकल्ट, एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्स इज नॉट एन ईजी टास्क ना, बिकॉज द फ्लो बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, और उसको हम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज भी नहीं कर पाते हैं। एक रीज़न तो ये भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट दैट इंडस वाटर ट्रीटी का अगर हम यहाँ रेफरेंस दें तो उसको भी हम कंसिडरेशन में लेंगे, राइट। सो ओवर 90% ऑफ द एनुअल फ्लो ऑफ हिमालयन रिवर्स occur in 4 months period. Can you understand why is it so? It is because of monsoon
remaining concentrated in 4 months plus summer times जब बर्फ ज़्यादा पिघलेगा, जब समर में टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर विल ऑल्सो टेक प्लेस एट अ हायर रेट। तो ज़्यादा ग्लेशियर मेल्ट होगा तो ज़्यादा पानी आएगा। अब लेकिन विंटर्स में क्या होगा, फ्लो विल बी लेस। दो रीजंस हैं उसके। नंबर वन, रेनफॉल इन द नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज नेग्लिजिबल ड्यूरिंग ड्रायर फेज, राइट। पोस्ट मॉनसून जो है इंडिया में वो लगभग ड्राई रहता है, विच इज द ड्रायर पीरियड। और एट द सेम टाइम द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इज ऑल्सो लिमिटेड। क्यों? टेम्परेचर कम है। तो बिकॉज द टेम्परेचर इज लो, melting is restricted, melting is less, and that is why the rivers remain relatively drier. तो अगर ड्रायर रिवर्स हैं तो फ्लो जो ड्रायर फेज में है या विंटर्स में है वो बहुत कम हो जाएगा। कहाँ पर ज़्यादा, कब ज़्यादा होगा? समर कंडीशंस में, राइट। मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन द 4 months ऑफ द टाइम। और यहाँ एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, या इसको आयरनी कह सकते हो आप। द आयरनी इज दैट इन मंथ्स में, ये जो 4 समर मंथ्स हैं, यहाँ पर लगभग हर पार्ट में बारिश होती है। हमने इरिगेशन में भी देखा था कि जैसे टैंक इरिगेशन का प्रॉब्लम हम जब देख रहे थे या कैनाल इरिगेशन में देख रहे थे, तो हमने कहा कि प्रॉब्लम समर्स का नहीं है, प्रॉब्लम मॉनसून टाइम का नहीं है, प्रॉब्लम पोस्ट मॉनसून टाइम का है या प्री मॉनसून का है। इन 4 महीनों में वैसे ही रेनफॉल हर जगह ज्यादा होगा, तो प्रॉब्लम मैनेजमेंट इज नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। मैनेजमेंट इज डन फॉर द ड्रायर फेज ऑफ द ईयर, राइट। अंडरस्टूड द पॉइंट? इट इज फॉर द ड्रायर फेज ऑफ द ईयर। सो प्री मॉनसून अगर आप देखेंगे मई या जून में, तो ऑलमोस्ट हर पार्ट इंडिया में ड्राई रहेगा। अप्रैल, मई, जून, इट्स अ ड्रायर फेज। और ये वो टाइम है, दिस टाइम ऑफ द ईयर इज द टाइम ऑफ वाटर स्ट्रेस, राइट। दिस इज द टाइम ऑफ द वाटर स्ट्रेस। देन राइट, 432 बिलियन क्यूबिक मीटर्स इज द ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। अब ग्राउंड वाटर रिसोर्स कहाँ पे ज़्यादा है? मैंने ट्यूबवेल इरिगेशन में कहा कि ये जो ग्राउंड वाटर है कहाँ पे ज़्यादा होगा? उन एरियाज में जहाँ रिलेटिवली सॉफ्टर रॉक्स है। रीजन्स विद द सॉफ्टर रॉक्स, सरफेसेस विद द सॉफ्टर रॉक्स हैव रिलेटिवली मोर पर्कुलेशन। ज़्यादा पर्कुलेशन है तो ग्राउंड वाटर राइज करेगा। ग्राउंड वाटर राइज करेगा तो देन इट विल बी हैविंग मोर एंड मोर वाटर कंटेंट, राइट। सो where do we have more replenished groundwater is Ganga Brahmaputra basin. 46% of the total replenished groundwater lies there. लेकिन अगर हम southern part में देखेंगे, right, in southern part of India the replenishment level is very low. अभी तेलंगाना या चेन्नई या उन एरियाज में या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, पेनिनसुलर पार्ट जो इंडिया का है, वहाँ पर इतना वाटर स्ट्रेस क्यों है? एक तो इनलैंड है ये रीजन्स, रेन शैडो एरियाज हैं। अपार्ट नॉट चेन्नई इज नॉट द रेन शैडो, बट देन अर्बनाइजेशन में आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ईस्टर्न कर्नाटका, तेलंगाना और रायलसीमा। इन 3 स्टेट्स में देखेंगे अगर आप, तो इन 3 रीजन्स में देखेंगे अगर आप, तो ये रीजन है दैट इज द रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया बिकॉज देयर इज अ Western Ghats on the western side, so therefore it remains dry, number 1. Plus उनकी जो rocks हैं वो metamorphic rocks हैं, hard rocks हैं, तो percolation नहीं हो पाता। तो extraction तो है, replenishment कम है, right? replenishment कम है। तो replenishment कहाँ पे ज़्यादा है? northern part में। Why? Because softer rocks and sedimentary rocks हैं। So Ganga Brahmaputra region has a better replenishment compared to the southern part. Northwestern part of India has sandy soils, so again replenishment, but वहाँ की चूँकि बारिश ही कम है, the rainfall is very less, so therefore replenishment doesn't happen that high. परसेंटेज वाइज देखेंगे जितना बारिश होता है उसका कुछ परसेंटेज जो है जरूर परकुलेट करेगा। लेकिन अब यहां पर आप खुद से सोचोगे कि अगर हम कॉन्क्रीटाइजेशन करते रहे, इफ वी कीप कन्वर्टिंग द सरफेस और कवरिंग द सरफेस विद कॉन्क्रीट, मोर द कॉन्क्रीटाइजेशन
lesser is the percolation. I'm repeating, more the concretization, lesser is the percolation, और replenishment कम होगा. तब आप ये सोचेंगे ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग अगर या रिप्लेनिशमेंट हो रहा है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, तो दिल्ली में इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, एक्सट्रैक्शन इज मोर देन द रिप्लेनिशमेंट फॉर श्योर बिकॉज द पॉपुलेशन इज वेरी हाई, सो मच ऑफ लेबर, सो मेनी इंडस्ट्रीज हियर, एग्रीकल्चर के लिए हम बहुत सारा पानी निकाल रहे हैं. प्लस हम ज़्यादातर अर्बन एरियाज में सरफेस को किससे कवर करते हैं? कंक्रीट से. Whether these are these designer tiles or the surface or these blacktop roads or whatever, the replenishment doesn't take place. It makes it impermeable. तो surface क्या होगा? Impermeable होगा. Impermeable होगा तो पानी percolate नहीं करेगा. That's why northwestern part of India is facing the problems, right? तो ये याद रखिएगा, ऐसा confusion ना हो यहाँ पर. So if you can see the map and see that this Ganga Brahmaputra basin, this entire region has huge, all the sedimentary rocks, so many surface, the water is flowing through this, and therefore there's a possibility of replenishment. खैर ये तो आप समझ गए होंगे. So utilization, अगर हम ground waters की तरफ देखें, the utilization is very high in the states of Punjab, Haryana, Rajasthan. First of all, why is it higher in Punjab, Haryana, Rajasthan? Can we understand the reason? I'm sure सबको समझ में आ गया होगा अभी तक. What is that? It is due to tube well, right? Extraction of tube well, and that is used for irrigation. So जब से ट्यूब वेल रेवोल्यूशन आया इंडिया में 1970s में, तब से ग्राउंड वाटर पर स्ट्रेस बढ़ने लगा. ग्राउंड वाटर पे स्ट्रेस होगा तो ऑब्वियसली द वाटर लेवल विल रिड्यूस, right? And because of this tube well revolution, Punjab, Haryana, Rajasthan region is always stressed. I'm repeating this, right? Because extraction is on a very high, at a very high level. Then Chhattisgarh, Odisha, Kerala have small portions of groundwater potentials. Can you understand why? Why is it so? Right? It's the metamorphic rocks. Right? Those hard rocks there in peninsular part of India. इसीलिए इन सब एरियाज में रिप्लेनिशमेंट कम है. और फॉरेस्ट लैंड भी है, और जहाँ फॉरेस्ट लैंड होगा वहाँ पानी एब्जॉर्ब होगा. राइट? इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट कवर एरिया इज वेरी हाई. फॉरेस्ट कवर इज हाई. सो फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि पानी जो है दैट विल बी एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स. तो पर्कुलेशन इज रिलेटिवली लेसर. बट जो पहला रीजन हम लिखेंगे यहां के लिए वो होगा impermeable rocks, peninsular India. Number 2, forested land. उड़ीसा, केरला, छत्तीसगढ़, दे हैव वन ऑफ द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट्री रिपोर्ट देखेंगे तो ये हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर में आता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. सो ज़्यादा वेजिटेशन है तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी होगा, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है तो ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट रिलेटिवली लेस. सो वी डिपेंड अपॉन, अगर आपने इरिगेशन को अच्छे से देखा होगा, इस लास्ट पॉइंट को अगर हम देखेंगे, इंडिया ऑल्सो रिलाइज ऑन एक्सक्लूसिवली ऑन ग्राउंड वाटर. अगर आपने इरिगेशन को अच्छे से समझा तो हमने देखा वहाँ पर कि ऑलमोस्ट 63% ऑफ द इरिगेशन दैट इज प्रिवेलिंग इन इंडिया इज ऑन द ट्यूब वेल एंड वेल रेवोल्यूशन, वेल सोर्सेज. सो या वेल है या ट्यूब वेल है, मेनली ट्यूब वेल है इनफैक्ट आफ्टर द इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम्स एंड ऑल दैट. सो we rely wholly mainly on the groundwater, right? You can understand this last point. I'm sure that it is because of this. With 20 million tube wells, you can understand that why we have higher dependency on groundwater. Okay, so let's see this aspect also. कहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है इंडिया में? लुक एट दिस, दिस इज ऑल एग्रीकल्चर. हमेशा एग्रीकल्चर का जो यूज़ होगा दैट वुड बी मैक्सिमम, राइट? देन म्युनिसिपैलिटी अराउंड 8% ऑफ द यूज. इंडस्ट्रीज, हाउ मच इज द इंडस्ट्री? 2%, राइट? अब ये जो 2% है, कैन यू गेस विच इंडस्ट्री इज यूजिंग द मैक्सिमम वाटर, फ्रेश वाटर?
maximum utilization of water. First it is, अगर हम इस थर्मल पावर प्लांट्स को छोड़ दें, बिकॉज थर्मल पावर प्लांट इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फ्रेश वाटर, सबसे ज्यादा थर्मल पावर प्लांट पे यूज होता है. एंड अदर देन द थर्मल पावर प्लांट्स, अगर हम इंडस्ट्रियल वर्क्स देखें एक्सक्लूडिंग थर्मल पावर प्लांट्स, देन इट इज कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. कॉटन टेक्सटाइल्स, तो फ्रेश वाटर इट्स द लार्जेस्ट. अगर हम थर्मल पावर प्लांट्स को हटा दें, कॉटन इंडस्ट्रीज आर द लार्जेस्ट water drawing industries, largest consumer of fresh water in India. क्यों? Because fabrication के लिए पानी चाहिए, right? Dyes के लिए पानी चाहिए, right? उसको और स्मूथ बनाने के लिए पानी चाहिए, washing of the textile या cloth उसके लिए पानी चाहिए. So you will find that the fresh water demand is very very high in cotton textile industries, the largest consumer so far as the fresh water is concerned, except for thermal power plants. Otherwise the thermal power plants है. So यहाँ पर हमारा water utilization ज़्यादा है. Coming to the agriculture, there is no surprise. You पता है कि agriculture सबसे ज़्यादा use होगा. More urbanization and more water. Can you relate urbanization, right? Urbanization and water utilization. सोचो जरा, water utilization for the maintenance of parks, for the urban forestry. Domestic use in urban areas is more than in rural areas. जो domestic use है पानी का, the quantum of water used in domestic areas, in urban areas, for domestic purpose in urban areas is much higher than in rural areas, right? So ये point बहुत important है. So more urbanization, we would require more and more water, and not to undermine the concretization surface. Clear? So this is how water usage stands in India. Right, we have already discussed this particular point. आप इसको पढ़ें, समझ में आएगा कहाँ पर है. तो why we are not able to use so much of water in India, right? Because of we have so much of water available, but still water usage is less. Problems, water scarcity. Yes, water scarcity because India has surplus. India has surplus only in 4 months. For most of the time, it is drier. It's a tropical country. Seasonality, monsoon, all these factors contribute to. And the best example of seasonality is India. One of the best examples, of course, is India. Scarcity of water. Plus, why scarcity? Only 4% for 16% of population. 4% of water for 16% of population. Same thing, pollution, because we are using so many chemicals in agriculture nowadays, since Green Revolution. Or for that matter, there's so much of chemical utilization in fertilizer production, in petroleum and other sectors. So that means pollution rate is also very high. Oxygen depletion. That's in fact what we are referring here to, biochemical oxidant demand, BOD. And that is harming aquatic life. What is biochemical oxygen demand? It is the minimum amount of oxygen that is required in water by this organisms to continue the oxidation process for the metabolic activities. तो मिनिमम ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए, या जो केमिकल्स हम पानी में निकल जाएंगे तो उन केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए. इसलिए बायोकेमिकल ऑक्सीडेंट डिमांड कहते हैं. तो बायोकेमिकल फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड देन इज द केमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. तो वो प्रोसेस
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड है ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, और वो ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन और द ऑक्सीडेशन ऑफ द केमिकल्स, वी कॉल दैट एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नाउ दैट इज इंक्रीजिंग। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, आपने अगर यूट्रोफिकेशन पढ़ा होगा, तो यूट्रोफिकेशन इज वन ऑफ द, because more organisms who require more oxygen, and जब यूट्रोफिकेशन, जब न्यूट्रिएंट कंटेंट पानी में बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली बहुत सारे एक्वाटिक लाइफ जो है वो फ्लरिश करेगा, बट इतना ज़्यादा फ्लरिश करने लगता है कि ऑक्सीजन कंटेंट पानी का कम होएगा, राइट? सो दैट इज द केस। देन सैलिनिटी, वी हैव ऑलरेडी मेंशन वन ऑफ द रीजन फॉर द सैलिनिटी इज ओवर इरिगेशन, राइट? वो भी किसका? मेनली ट्यूबवेल इरिगेशन, isn't it? Salinity also because of higher rate of evaporation, higher rate of evaporation. Toxicity because of utilization of pesticides, insecticides and so many chemicals. Now all these factors contribute to the decrease or water wastage, so the water quality deteriorates. अगर आप दिल्ली का या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पानी में देखोगे, आप पानी का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो यू विल फाइंड कि आर्सेनिक लिमिट बहुत ज़्यादा है। वाई? उसके एक रीज़न ये है कि हमने बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर चुके हैं, और जो पानी का लेवल है बहुत डीप तक है, और डीपर रॉक्स जो है उसमें मर्करी कंटेंट, आर्सेनिक कंटेंट ज़्यादा होगा, right? So this also adds to the, now so far as pollution is concerned, pollution एक holistic term है, unwanted, unwarranted material, unwanted particles present in the water, pollution. अब वो how does this pollution reach to the water bodies? तो हमने based on sources, दो तरह के सोर्सेस हैं, एक को हम कहते हैं पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, एक को हम कहते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स में जैसे होता है ना कि जो ड्रेनेज है, जो पाइप्स हैं, जो ड्रेनेज पाइप्स हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रेन करती हैं। जैसे रिवर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रेन करता है, वैसे ही जो ड्रेन्स हम बनाते हैं या पाइप लाइन्स हम ले करेंगे, ऑल दीज पाइप लाइन्स विल ड्रेन दीज पॉल्यूटेंट्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो हम देखते हैं कुछ सी के कुछ पार्ट हैं जो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है ड्यू टू पोल्यूशन, या रिवर का ही कुछ पार्ट है, या लेक का पार्ट है, या पॉन्ड का पार्ट है विच हैज बिकम ऑलमोस्ट ब्लैक बिकॉज वेरी डार्क और पोल्यूटेड, इज बिकॉज एक पर्टिकुलर जगह पर ये पोल्यूटेंट्स पहुंचते हैं। इस प्रॉब्लम को ट्रीट करना रिलेटिवली सिंपल बिकॉज एक पर्टिकुलर जगह पर। और दूसरा जो होगा दैट इज नॉन पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स में जनरली क्या होगा कि एक पर्टिकुलर जगह ने एक जनरल एरिया में देखते, आप लाइक सपोज द स्प्रेड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, heavy rainfall can wash away all these chemicals, fertilizers, insecticides, pesticides to the nearby water body, contamination हो गया, right? Storms आए तो बहुत सारे chemicals जो हैं वो spread होंगे एक particular जगह से, like it can lead to the acid rain and other conditions also. So non-point pollution, right? Exactly. डिपोजिशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, और डिपोजिशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स में सबसे जो हार्मफुल है विच कॉजिंग प्रॉब्लम इज कार्बोनिक एसिड, राइट? H2CO3 कार्बोनिक एसिड causing problems. Apart from that, other than acids, some aerosols also get mixed with water causing problems, right? स्लम्स, हमने स्लम्स में देखा ओपन डेफिकेशन इज अ प्रॉब्लम, रूरल एरियाज में भी दिस ओपन डेफिकेशन इज अ प्रॉब्लम. सो यू कैन नॉट एक्चुअली पिन पॉइंट a particular place where the pollution is taking place. It's in an entire region. तो एक particular जगह पर नहीं कि जहाँ pollution वहीं पर पानी गिर रहा है या वहीं पर ड्रॉबैक वहीं पर pollution फैल रहा है. No, ऐसा नहीं है. ये पूरे एरियाज में, पूरे regions में generalized way में हम कह सकते हैं sources बहुत सारे हैं. नॉन पॉइंट सोर्स कहने का मतलब बहुत जगहों से आकर के इकट्ठा हो रहा है वहां पर. बट पॉइंट में हमें पता है कि ये इंडस्ट्रियल पॉइंट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट यहां पर कलेक्ट हो रहा है, या फॉर दैट मैटर डोमेस्टिक वेस्ट यहां पर कलेक्ट हो रहा है,
right? So treating this is very relatively easier than the treating non-point pollution. Then rest is you can easily understand floods and all that. अब जब है वाटर कंजर्वेशन की तरफ हम चलें, हाउ टू कंजर्व वाटर. Objective is to enhance water availability. Enhance water availability. कैसे हम करेंगे? Recycling and reuse. देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. If you take an example of UAE या सऊदी अरेबिया और वेस्ट एशियन कंट्रीज को देखो, उनके पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेज बहुत कम है. राइट, द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज नेग्लिजिबल है ना. तो फिर भी वहां पर वो हाउ डू दे मैनेज वाटर रिसोर्सेज, हाउ डू दे मैनेज द वाटर अवेलेबिलिटी? दे मैनेज बाय रिसाइकलिंग, बाय रीयूजिंग, ट्रीटिंग और डिसैलिनाइजेशन. राइट, जबकि जो रीयूज टेक्नोलॉजी इंडिया में है दैट अप्लाइज फॉर अदर इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑल्सो, नॉट जस्ट दिस वन. बाकी जो सॉलिड वेस्ट है उसमें भी ये पॉइंट है कि रिसाइकल, रीयूज, रिकवर. दिस इज वेरी वीक इन इंडिया. ऑल्दो हमने जो नई पॉलिसीज बनाए उसमें हम फोकस किस पे करें? रिसाइकलिंग और रीयूज पर. तो हमें क्या करना पड़ेगा? वाटर अवेलेबिलिटी इंक्रीज करना पड़ेगा बाय इंश्योरिंग रिकवरी, right? And then improve the water quality. How do we improve the water quality? First of all, हमें जो point और non point regions हैं of pollution उसको हमने check करना है, number one, and we need to treat that by bioremediation techniques, right? Then reducing water related risk, जैसे फ्लड मैनेजमेंट. देखिए फ्लड से क्या प्रॉब्लम है कि जब फ्लड मीन्स द रिवर इज फ्लोइंग बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी आउट ऑफ द बैंक्स. When it flows like that, it will wash away all the dirt, it will wash away all the plastics, it will wash away all the chemicals. So chemicals हो, plastics हो, बाकी जो waste है वो सब कहाँ पे चला जाएगा? एक particular water body में चला जाएगा. तो जो हमारे लिए फ्रेश वाटर सोर्स था वो अब कंटेमिनेट हो जाता है. सो फ्लड कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो दैट्स व्हाई वी हैव मेंशन्ड हियर फ्लड कंट्रोल और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम. एक्चुअली ये प्रोग्राम जो था इसमें इंटीग्रेटेड शब्द इसलिए आया क्योंकि इसमें एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम था, इसमें इंक्लूड किया गया एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, इसमें इंक्लूड किया गया सॉइल कंजर्वेशन, राइट? इसमें इंक्लूड किया गया एनहांसिंग द बायोडाइवर्सिटी. क्यों? क्योंकि पानी है तो प्रोग्रेस है, पानी है तो वेजिटेशन है. सो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम was launched in such a way so as to enhance the water efficiency, so as to ensure water conservation, rather soil conservation, deforestation program. और उसके अलावा एक बहुत बड़ा पॉइंट था. व्हाट इज दैट? जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वाटर लिटरेसी. टू इंक्रीज वाटर लिटरेसी. वाटर लिटरेसी का मतलब we need to educate people, we all should be aware how to conserve water. पानी को बचाने के तरीके और पानी का एफिशिएंसी इंप्रूव करने के तरीके हमें पता होना चाहिए, और इसी को क्या कहा गया? वाटर लिटरेसी, राइट? which is on a very low scale in India. तो इसीलिए ये पॉइंट्स, ये ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट हैं ऑफ द वाटर कंजर्वेशन. तो एक बार उसको, उन ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से पढ़िए, and then we'll see the government to distress water crisis. I hope you can read this Ministry of Jal Shakti, the Jal Shakti Abhiyan and so on. So now this composite water index management, तो जब हम देखते हैं कि क्या उसके आइडियाज़ होना चाहिए कंजर्वेशन का, जो मेन टेक्निक्स हैं या जो मेन मोटिव्स हैं, आफ्टर दैट see नीति आयोग comes up with an idea of composite water index. एक्चुअल में ये सबसे पहले 2018 में आया, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स. इस इंडेक्स के अंडर पहले तो ये एज अ
21 मेजर सिटीज में शुरू किया गया, अब देख किया गया ऑल 28 स्टेट्स में इसको लिया गया। नाउ और रैंक्स दिए जाएंगे स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑन 9 पैरामीटर्स। 9 पैरामीटर्स में मेन क्या है? वाटर मैनेजमेंट, राइट? मेन जो है दैट इज अबाउट द वाटर मैनेजमेंट, इट इज कंजर्वेशन, राइट? कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन। सो स्टेट्स परफॉर्म कैसे करेंगी सो फार एज द रिस्टोरेशन इज कंसर्न, कंजर्वेशन इज कंसर्न। पैरामीटर पर ये कुछ ऐसे 9 पैरामीटर्स लिए गए जिसके बेस्ड पर स्टेट्स को रैंक दिया जाएगा कि वो किस जगह पर स्टैंड करेंगे सो फार एज द मैनेजमेंट ऑफ वाटर इज कंसर्न, राइट? द मैनेजमेंट ऑफ वाटर इज कंसर्न। सो इन पैरामीटर्स के बेसिस पर अभी जो रिसेंट रिपोर्ट अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या देखा गया कि गुजरात हैज परफॉर्म्ड एक्सीलेंट, नंबर 1, which is followed by Andhra Pradesh, right? Followed by Madhya Pradesh, right? And then there's Goa first, and then Karnataka. तो खैर ये चेंज होता रहेगा हर साल। आपको ये देखना है कि उनके पैरामीटर्स को उन पर फोकस किस पर है। फोकस इस कंपोजिट वाटर इंडेक्स का है कि हम कि स्टेट्स को देखा जाएगा, जज किया जाएगा बेस्ड ऑन देयर मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट होगा? वाटर रिस्टोरेशन कैसे हो रहा है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, वाटर एफिशिएंसी कितना है, एफोरेस्टेशन प्रोग्राम हुआ कि नहीं हुआ। दैट वुड बी अ सेंस ऑफ कंपटीशन एक्चुअली। सो it is just to increase or enhance the competitiveness for water conservation, competitiveness for water conservation. States में, and the state who performs better will be given some additional benefit, right, in for utilization of funds in proper manner, और वो स्टेट जो परफॉर्म करता रहेगा दे उसको लाइक बेनिफिट्स फ्रॉम द सेंटर। नाउ व्हाई वी आर फोकसिंग दिस इज व्हेन वी लुक एट द एंटायर कंडीशन ऑफ इंडिया, राइट? वाटर, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वाटर स्ट्रेस कंडीशन। अब क्वेश्चन है कि वाटर स्ट्रेस कंडीशंस क्या है? लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द वाटर स्ट्रेस कंडीशन। इसको फैल्कन लेवल भी कहते हैं। If the availability is less than 1700 cubic meter per capita per year, अगर per capita वाटर अवेलेबिलिटी एक साल में 1700 क्यूबिक मीटर से कम है, so this becomes a water scarcity। तो अगर आप वाटर कमीशंस देखेंगे, जो यूएन वाटर कमीशंस या जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जिसको कहते हैं वाटर स्कैर्सिटी का, वाटर स्ट्रेस का, सॉरी, दैट आई विल करेक्ट माई सेल्फ, सॉरी, वाटर स्ट्रेस का, दैट इज 1700 cubic meter. If the water availability reduces to less than 1000 cubic meters, same per capita per year, 1000 cubic meters per capita per year, right? Now this is called as water scarcity। और अगर 500 से कम है, 500 cubic meters per capita per year, it is called as absolute scarcity। Absolute scarcity। तो वाटर स्ट्रेस 1700 पर होगा और वाटर स्कैर्सिटी 1000 क्यूबिक मीटर्स पर है और एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी 500 क्यूबिक मीटर्स पर है। और इंडिया इज एट अ वर्ज ऑफ गेटिंग इनटू द कंडीशन ऑफ स्कैर्सिटी, क्योंकि स्ट्रेस से नीचे हो चुके हैं, राइट? इफ यू सी द वाटर अवेलेबिलिटी इन इंडिया,
पर कैपिटा अगर एक साल में देखें तो इट्स अराउंड 1545 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर ईयर, और ऐसा प्रोजेक्टेड है इट इज गोइंग टू बी 1120 क्यूबिक मीटर पर ईयर in coming years by 2030. It's going to be further less. So we as a country on a whole are already in a condition of a water stress. अगर यही अवेलेबिलिटी 2010 या उससे पहले का देखते तो इट वाज लाइक 1800 क्यूबिक मीटर्स पर कैपिटा पर ईयर. कितना अवेलेबल है पर कैपिटा, तो उसको हम डिवाइड लाइक जो रिप्लेनिश वाटर जो हमारे पास वाटर अवेलेबल होगा डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. लेकिन मैं यही पे एक बात बताऊं कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, राइट. वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ 1545 और 1120 इज 1800 was is not lesser, it's not less in comparison to the western world. वेस्टर्न वर्ल्ड में तो कैपेसिटी सिर्फ 400, अगर हम इजराइल का एग्जांपल ले लें जिसका which should be our role model in water management, उनके पास अवेलेबिलिटी बहुत कम है. इट्स लाइक 400 क्यूबिक पर कैपिटा पर ईयर. But they have enough storage capacity. Where do we lack? We lack in the storage capacity. The average storage capacity India में जो है वो 200 to 300 cubic meter per second per year है, cubic meter per capita per year है, जबकि वहाँ पर 4000 cubic meter per capita per year का storage है. Same is USA, same is China. Where are we failing? We are failing in the management of water in terms of the storage capacity. इसीलिए तो बहुत ज़्यादा सरफेस रन है. 4000 से सिर्फ 1869 तक हमारे पास लाइक टैप स्टोरेबल है, और 1869 में से भी सिर्फ 1122 जो है वो यूटिलाइजेबल है, राइट. So this is the condition, this is the water stress condition in India which is leading to the problem. So अगर water stress पर क्वेश्चन आता है तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि water stress है क्या. तो अगर हम water stress को जान गए, now what we are discussing is how to manage with that. तो कहा गया, सजेशंस आए हैं कि सेंट्रल वाटर कमीशन और ग्राउंड वाटर बॉडी को, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को मर्ज करके एक एपिक्स बॉडी बना दिया जाए, which should be National Water Commission. Now National Water Commission जब हम कह रहे हैं कि we have to establish National Water Commission, what does it mean? It means it's of the urgent need. कमीशंस का बनेगा जिसका बहुत ग्लोबल लेवल या पूरा नेशनल लेवल पर प्रॉब्लम है, या वी नीड टू रेक्टिफाई दैट, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस. सो इसीलिए देयर आर सजेशंस दैट we need to restructure the Central Water Commission, we need to structure the Central Groundwater Board and convert this into a National Water Commission. Okay, let's see, organize with the policy data and all that, will also be acting as a guideline for the government initiatives, right? So you can read it here and see this, what is the water stress level in India and what is the per capita availability. तो अब हम देख सकते हैं कि क्या वाटर डिमांड है, क्यों वाटर स्ट्रेस है, किस वजह से हमारे पास जो वाटर अवेलेबिलिटी इतना होने के बावजूद, लाइक 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स होने के बावजूद हमारे पास जो ओवरऑल वाटर अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, राइट. एंड दैट इज एडिंग टू द स्ट्रेस. व्हाट इज दैट? इंडस्ट्रियल वेस्ट, राइट. 90% ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इज डिस्चार्ज इन वाटर आफ्टर ट्रीटमेंट, और जो 38,254 million liters do not meet the environmental norms. जो ट्रीटमेंट के बाद भी environmental norms पर नहीं आते हैं, and that is why there is always a major issue. So following environmental norms therefore becomes essential. Environmental norms. So World Bank estimates that current industrial wastage water use in India is about 13% of the total fresh water withdrawal, right. जबकि हम अगर इंडियन सर्वे देखें तो it is just around 8% of the total water survey, but because here it is talking about the fresh water, so it is 13% of the total fresh water, right. इसमें confuse मत होइएगा, right. Fresh water अगर हम देखें तो obviously percentage will be higher on a higher side. So then
next point is, what else is the causing problem? Pollution. 75% of the available resources do not meet the World Health Organization standards. तो अगर World Health Organization standards में we are not meeting the standards, what is to be done? Right, we have to treat the water. Cause, what is the cause? Again, an industrial wastage or urbanization and irrigation practices. Farming practices may, we do not know how to treat the water primarily. Then 70% of water pollution happens due to the waste from the houses only. And 36% of Indian population, as per the report says, owing to the poor infrastructure and treatment, 31% of waste while remaining dumped in the is untreated. So इतना डिटेल आप पढ़ सकते हैं इसको. इसमें ज़्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन करने का मतलब क्या है कि आपके पास इतनी चीज़ें, इतना इंफॉर्मेशन होगा कि आप आंसर लिख पाएँ. दैट इज़ आवर मेन गोल. बट so far as this entire process is concerned, जितना भी हमने पढ़ा, now we have to understand what are the solutions for this. What are the solutions to de-stress the country? क्योंकि वाटर स्ट्रेस है, हमने देखा वाटर स्ट्रेस है, कारण हमें पता है कि, और हर जगह अर्बनाइजेशन और पोल्यूशन ही एक कारण आता है कि क्यों ये इतना बड़ा प्रॉब्लम्स है. डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ वाटर रिसोर्सेज, व्हाई वी आर इन द वाटर स्ट्रेस. सो अंडरस्टूड दिस पॉइंट. अब हम अगर सॉल्यूशंस की तरफ देखें तो व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन फॉर दिस वाटर स्ट्रेस इन इंडिया, टू रिमूव द वाटर स्ट्रेस इन इंडिया. First is we need to improve on the storage. We need to improve upon the storage because the storage capacity in India is one of the lowest in the world. Right, one of the lowest in the world. We need to enhance storage capacity at two levels, at individual levels, in fact individual levels and the community level. Community level. Because unless we work upon the storage, that huge amount of runoff that is taking place cannot be reduced, cannot be tapped. Right? So this is one aspect. Second aspect, second storage, second solution क्या हो सकता है? Yes, if you look at the from agriculture point of view, तो हमने कहा कि we have to increase the efficiency by 20% as per the national water policy. वो 20% improvement कब होगा? जब हम irrigation techniques को improve करेंगे, जैसे सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स का यूज करेंगे, हाइड्रोजल्स फॉर एग्जांपल, वी हैव डिस्कस दैट इन इरिगेशन. हाइड्रोजल्स का यूज होगा. हम माइक्रो इरिगेशंस पर जाएंगे. राइट, माइक्रो इरिगेशन, राइट, वील वर्क अपॉन दैट. देन एक जो वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स है ना, उस वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स को, राइट, जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, we need to mix the traditional techniques with the modern methods, modern technologies. मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं. So a blend of traditional techniques, blend of traditional methods and modern techniques, modern methods, modern techniques. एक एग्जाम्पल दूंगा. आपने जरूर नाम सुना होगा आइस स्तूपास का. सोनम वांगचुक, वेरी बिग नेम so far as environmentalism is concerned, right? Ice stupas. What is done in ice stupas, that every winter ice is collected from the higher peaks और उसको एज अ माउंड ऑफ आइस बनाया जाएगा. ऐसा ढेर सा लगाया जाता है. टेम्परेचर इन लद्दाख इज ऑलवेज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ड्यूरिंग विंटर्स. तो हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट से अगर कम है तो आइस पिघलता नहीं है जल्दी. सो बिकॉज इट डजंट मेल्ट, what happens is
that it will remain stored. और ये टेक्निक बहुत पुराना टेक्निक है, लाइक इट्स एंशिएंट टाइम से हर कोई क्या करता है कि अपने घर के आसपास आइस विंटर्स में कलेक्ट करता है, और जैसे ही समर आता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो द आइस विल मेल्ट एंड विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ वाटर। अब उसको कहां से यूज किया गया? हम स्प्रे हाई प्रेशराइज्ड वाटर यूज करते हैं, लाइक वेपराइजर यूज करते हैं, जिसकी वजह से एक नोजल्स के थ्रू पानी नियर बाई रिवर्स से पंप्स के थ्रू चढ़ाया जाता है और प्रेशराइज्ड वाटर से उसको स्प्रिंकल किया जाता है। सो स्प्रिंकलिंग से क्या होगा? वाटर, दीज स्मॉल ड्रॉपलेट्स विल बी फॉर्म। वो ड्रॉपलेट्स जब आइस के कांटेक्ट में आते हैं, जब आइस के कांटेक्ट में आएंगे, सो दे कीप ऑन गेटिंग बिगर एंड बिगर बिकॉज दे स्टार्ट गेटिंग फ्रोजन, दे स्टार्ट फ्रीजिंग देयर। तो अगर एक मान लीजिए कहीं आइस टूपास है, कहीं पर एक आइस क्रिस्टल है, उसके ऊपर जब आप स्प्रे करेंगे, बिकॉज वाटर स्प्रे से क्या होगा कि सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो ज़्यादा वाटर उसके कांटेक्ट में आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट सरफेस एरिया बढ़ेगा, सो बिकॉज ऑफ दैट मोर एंड मोर एरिया विल कम इनटू कांटेक्ट और फ्रीजिंग प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो अगर फ्रीजिंग प्रोसेस जल्दी होगा तो इट कीप्स ऑन एनलार्जिंग इन साइज। So exactly in the same way it is sprayed over the ice, जो कि लोकल एरिया से कलेक्ट किया जाएगा, और विंटर्स में उसको बड़े बड़े आइस तूपास बनाए जाते हैं। इट हैज बीन गिवन एज नाम आइस तूपास। सो बहुत बड़े ढेर से लगेंगे, माउंट्स लगेंगे। तो विंटर्स में वो एक स्टोरेज की तरह यूज किया, मतलब स्टोरेज की तरह उसको रखा किया जाता है, लाइक इट विल बी अ वाटर स्टोरेज। समर्स में जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो इट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ वाटर इन द नियर बाई रीजन्स। तो आई एम रिपीटिंग, टेक्निक पुराना है, हमने सिर्फ उसको मॉडिफाई किया है नए मेथड से, नए टेक्निक से, राइट? बाय डूइंग सो नाउ दैट रीजन इन लद्दाख डज नॉट हैव वाटर स्कैसिटी एनीमोर। वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है समर्स में। इसी तरह से जो ट्रेडिशनल वेल्स हैं इंडिया में, जो ग्राउंड वाटर और मिक्स ऑफ रेन वाटर है, लाइक बाउलीज हो या बाकी सब मेथड्स हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है फॉर वाटर कंजर्वेशन। वी नीड टू लुक एट दोज ऑल्सो। क्लियर? सो दिस इज आवर water conservation techniques. इसके अलावा there are some government schemes which we must understand. The recent scheme, especially ground water से related है, कि ground water storage से related कुछ schemes हैं। Ground water extraction rules 2020 में ही आए, और इन ground water extraction rules में, see background, we know that 90% of the first of all, India is the largest user of groundwater. Now we should be able to know and remember this. 90% of annual groundwater extraction is primarily for agriculture, tube well and all that. 10% of the extraction of the drinking water in domestic as well as industrial waste. Now groundwater extraction में क्या देखा गया कि नए rules में कुछ modifications आए हैं कुछ rules में, which is having the first is it has the pan India applicability, not applicable only for the Punjab, Haryana or any other region, but for the entire India. और पहली बार NOCs का प्रावधान दिया, NOCs के बारे में बात की गई है। The guideline is about restoration extraction charges of groundwater, right? Groundwater extraction charges को modify किया गया, except, और उसमें exemptions किसको है? Saline groundwater is exempted as it needs to be extracted, possible because groundwater वैसे भी saline water का ज़्यादा use नहीं है। So what is the changes here? For the first time that no objection certificates have to be carried by industries. So prohibits new industries and mining projects over exploited zones. जितने भी exploited zones हैं ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड वाटर के आसपास, because of the extraction of ground water, so उन prohibited zones में, right, और exploited zones में industries या mining sectors नहीं लग सकता है। Number one, mandatory क्या बनाया गया commercial units और industries के लिए? No objection certificate, right, which needs to be issued. But किनको exemptions मिला यहाँ पर?
डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को एग्जम्पशन मिला है, रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स को एग्जम्पशंस मिला है, और एमएसएमईज को एग्जम्पशन मिला है. Those who are drawing 10 cubic meters of water per day do not require any objection certificates. Those sources are उन सेक्टर्स को जहां पर 10 cubic meters per day से कम पानी यूज होगा, there is no need for the objection certificate. That is what are the new guidelines. Now the first time there is a holistic picture of groundwater extraction. पहली बार groundwater को इतना seriously लिया गया है, and also encourages recycling. हालांकि पहले से भी recycling था, and treatment of sewage etc. But अब उसमें क्या किया जाएगा? The water level is maintained by डिजिटल मेथड्स, डिजिटल मीटर्स, पीजियोमीटर्स क्या करते हैं? वो एक्चुअली पानी का प्रेशर मेजर करते हैं. बेस्ड ऑन दैट द वाटर रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड. सो फर्स्ट टाइम व्हाट आर द चेंजेस? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स. उसमें आपको याद रखना है कि एग्जम्पशंस किसको दिया गया. फिर आपको ये याद रखना है कि जो हम ट्रीटमेंट है किस तरह से वाटर लेवल मैनेज करेंगे, एंड सो ऑन. And third important point, that is a new point, in case of the groundwater, there will be compensation. The guidelines notified that under the Jal Shakti prescribed minimum environmental compensation of 1 lakh on industrial, mining and infrastructure users for extracting groundwater without no objection certificates. So it's more than a compensation, it's a penalty. If they do not contain this, do not have the no objection certificate, and still industries or mining sector is there, there's a guideline, there's a provision that minimum of 1 lakh compensation should be provided. So minimum of 1 lakh compensation they have to pay to Central Groundwater Board. तो ये 3 चीजें नई चीजें आई हैं इस बार. सो दैट ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन, तो ठीक है, हम आज तक लिखते आ रहे हैं कि कंजर्वेशन होना चाहिए, रिचार्जिंग होना चाहिए, रिसाइकलिंग होना चाहिए, फाइन, अंडरस्टैंडेबल. बट एट द सेम टाइम हाउ ये जो नई चीज़ें आई हैं कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, एग्जम्पशंस है और कॉम्पनसेशंस है. दीज आर न्यू रूल्स, न्यू गाइडलाइंस रिलेटेड टू द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन. सो राइट, एब्स्ट्रैक्शन चार्जेस, और ये अभी तक इतना ज़्यादा एक्सप्लिसिटली नहीं था. दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन दिस ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन वेरी सीरियसली. सो द रूल्स आर इम्पॉर्टेंट. सो वी कैन एक्सपेक्ट a क्वेश्चन ऑन ग्राउंड वाटर यूजेज, और वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा यूजफुल, हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा. लाइक देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन वाटर स्ट्रेस एंड वाटर स्ट्रेस मैनेजमेंट इन द प्रीवियस टॉपिक्स. सो प्लीज़ रीड दैट केयरफुली. Alright, so इसके बाद हम इंडस्ट्रीज की तरफ चलेंगे, and we'll discuss some of the industrial pattern of India and industries, and then we'll see the transportation aspect. Right? Thank you for today. So see you in the next session.